हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने जीके सेक्शन के अंदर, जो कि हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का जलवायु, और इसके साथ ही साथ एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है भारत के जलप्रपात। इसको भी देखने वाले हैं। यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। यह जो भारत के प्रमुख जलप्रपात हैं, यह टोटल आपके 10 से 15 जलप्रपात हैं जो कि अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यह टॉपिक आपके लिए क्या, यह जो टॉपिक होने वाला है अति महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ ही साथ ये भी टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका यहाँ पे यह बन रहा है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछने की ज़्यादा संभावनाएं हमको दिख रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, एक प्यारा सा इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है जो कि मुझे आपको देना है। तो ध्यान से इस सूचना को सुनिएगा कि आपके लिए जो आपको मैथमेटिक्स की क्लासेस दी जा रही थी हमारे शिक्षा हब चैनल के द्वारा, वह कुछ दिनों से बंद चल रहा था। तो वह भी क्लासेस आज इवनिंग से स्टार्ट हो रही है आपके मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, तो जितने भी प्यारे विद्यार्थीगण हैं, अगर आप मैथमेटिक्स को कवर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आज इवनिंग में उस क्लासेस को आप ज़रूर अटेंड करेंगे, उस लेक्चर को ज़रूर देखेंगे आप। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिएगा कि जीके सेक्शन जो हमारा चल रहा था, इसमें जीके सेक्शन, और जीके सेक्शन में इस ज्योग्राफी को जो हम लोग कवर कर रहे थे, ज्योग्राफी को, आज हमारा यह जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वह कंप्लीट होने वाला है। क्या है? कंप्लीट होने वाला है पूरा का पूरा। ठीक है, लगभग हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, और कल से हम लोग अपने जीके सेक्शन में एक नए सब्जेक्ट का शुभारंभ करेंगे, और एक नए सब्जेक्ट, एक नए विषयों को लेकर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं हम लोग कितने गति से अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के करीब पहुंच रहे हैं। ओके, तो प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। अपने जो अपना जो यह कंटेंट है, और यह जो हमारा सिलेबस है, और यह जो चैप्टर है, इसके आगे बढ़ते हैं और इसे हम लोग आज कवर करते हैं, और आज हम लोग ज्योग्राफी को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर जो भी विद्यार्थी इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ से जो भी बातें चाहें हमसे पूछ सकते हैं, और वहाँ पे भी आपको ज्ञान की चीज़ें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर यह जो लेक्चर आप देख रहे हैं, इससे अगर आप संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देंगे और एक कमेंट भी ज़रूर कर देंगे। और इसके साथ साथ आप चाहते हैं कि इस लेक्चर से किसी और को भी हेल्प मिले, तो उसे आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा भारत की जलवायु, यानी कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो हम लोग मुख्य रूप से इसमें पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो यह भारत है, इसके अंदर जलवायु जो पाया जाता है, यह किस तरीके के पाया जाता है, क्या जलवायु है हमारे भारत के अंदर, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण है आपके लिए, यह जो भारत का प्रमुख जलप्रपात, यह दोनों टॉपिक को आज की क्लासेस में कवर करके ज्योग्राफी को एंड करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, पहले देख लेते हैं कि जलवायु क्या है, आखिर यह जलवायु किसे कहते हैं। किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है, उसे उस स्थान, ठीक है, उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, जो कि विद्यार्थी मैं आपको पहले ही बता दिया था कि हमारा जो भारत का जलवायु है, जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, पूरे लेक्चर को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, उन्हें यह ज्ञात होगा कि यह टॉपिक मैं उन्हें बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन आप इससे फिर से एक बार सुन लीजिए कि जलवायु जो है किसी क्षेत्र में लंबे समय तक, किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक
जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस अवस्था की जलवायु कहते हैं। यानी कि भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले जो भी विद्यार्थी हैं इसे नोट कर सकते हैं। क्लाइमेट के बारे में यहाँ बताया गया है, ट्रॉपिक ऑफ मानसून क्लाइमेट, जो कि हम आपको पहले ही बता दिए थे। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ए ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ठीक है, समझ रहे हैं मेरे बात को? मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स मेरी इस बात को ध्यानपूर्वक समझ रहे होंगे और ध्यानपूर्वक सुन भी रहे होंगे। अब हम लोग देखते हैं मौसम। क्या देखते हैं? मौसम को देखते हैं, वेदर को देखते हैं। देखिए मौसम के बारे में जानते हैं। किसी स्थान पर थोड़े समय की जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहाँ का मौसम कहते हैं। देखिए अंतर है यहाँ पे, जलवायु और मौसम में अंतर है। जलवायु आपका कहता है कि किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है, जलवायु जो है वह कहता है कि किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे ही उस स्थान का जलवायु कहते हैं। और मौसम कह रहा है कि किसी स्थान पर थोड़े समय, क्या किसी भी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे एक दिन, क्या, हाँ एक दिन, यहाँ पे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहाँ का मौसम कहा जाता है। तो इससे आप समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है वेदर, यहाँ पे लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिकल कंडीशन ऑफ ए प्लेस ऑफ ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक 1 डे और 1 वीक आर कॉल्ड वेदर देयर। ठीक है, तो यहाँ पे वही बातें आपको मेंशन किया गया है, तो समझ रहे होंगे। देखिए थोड़ा सा मौसम से रिलेटेड कुछ और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा क्या मौसम से रिलेटेड है ये सारी बातें। ठीक है, देखिए भारत की वायुमंडलीय अवस्था जो है, एक मिनट, भारत में मौसम संबंधित जो सेवाएं हैं 1875 में प्रारंभ की गई थी। क्या 1875 में आरंभ की गई थी? यह आपको नहीं दिख रहा होगा। अब देखिए 1875 में आपको आरंभ की गई थी, तब इसका मुख्यालय जो था शिमला था। 1875 में मौसम का मुख्यालय जो था, क्या था? मुख्यालय जो था, यह इम्पॉर्टेंट है पॉइंट आपके लिए, मुख्यालय जो था वह शिमला था स्टूडेंट्स, शिमला था। लेकिन यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, शिमला में था। अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुख्यालय पुणे लाया गया। अब भारत के मौसम संबंधित मानचित्र वहीं से प्रकाशित होते हैं। अब देखिए 1875 में जो हमारा मौसम का मुख्यालय जो था वह शिमला में था। लेकिन भारत का जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, जो वार हुआ था अपना, कब हुआ था स्टूडेंट्स? मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था हमारे भारत में? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो उस समय जो यह मौसम का जो मुख्यालय लाया गया था वह पुणे लाया गया था, पुणे। तो पुणे में यह अभी भी अवस्थित है। और यहाँ से आप ध्यान से समझ सकते हैं कि अब सभी मानचित्र हमारे पुणे से ही इसके लिए प्रकाशित की जाती है। तो आप मुझे यह कमेंट जरूर करेंगे कि पुणे कब लाया गया, इसको पुणे कब लाया गया। अगर आपको मालूम है कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो आप इसका आंसर आसानी से मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर ज़रूर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे की ओर देखते हैं। देखिए आगे देखते हैं कि भारत की जलवायु को मानसून के अलावे प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारण हैं। देखिए भारत की जो जलवायु है, आपने जो जलवायु को समझा है और आज हम लोग जिस जलवायु के बारे में आज पढ़ रहे हैं, इसको प्रभावित करने वाले जो है मानसून के अलावे 2
और प्रमुख कारण हो सकती है, 2 और प्रमुख रीज़न, मेजर रीज़न हो सकता है। ठीक है, वह कौन कौन सा है? पहला जो है हमारा प्यारे विद्यार्थी देखो, उत्तर में हिमालय पर्वत, क्या है? उत्तर में हिमालय पर्वत, और दूसरा है दक्षिण में, मैं लिखा गया लेकिन दक्षिण में हिंद महासागर। इस ध्यानपूर्वक इससे समझिएगा, एक पर्वत है और एक महासागर है। इसकी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती है। किसकी उपस्थिति कारण? जो कि हमारे उत्तर में अवस्थित है हिमालय पर्वत जो है, माउंट एवरेस्ट जो है, यह जो है इसके कारण, जो कि इसकी उपस्थिति है वहाँ पे, इसके कारण मध्य एशिया से जो हवाएं चलती है, शीतल हवाएं, वह भारत में नहीं आ पाती है। क्यों नहीं आ पाती है? क्योंकि यह जो हिमालय पर्वत है, यह इस हवाएं को रोक लेती है, इधर पास नहीं होने देती है। ठीक है, क्या है? इधर पास यह आपका नहीं होने देती है। यह पर्वत जो है आपका, यह रोक लेती है, इस हवाएं को नहीं आ पाती है। यह हवाएं, शीतल जो हवाएं बहती है, चलती है मध्य एशिया से, इसको यह पर्वत जो है रोक लेती है। तो यही एक रीज़न हो गया। नेक्स्ट देखोगे, यह दक्षिण महासागर क्या करता है, तो आप देखो, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा के समीपता की कारण, इसकी उपस्थिति, ठीक है, एवं भूमध्य रेखा की समीपता के कारण क्या है? कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। यह एक ये रीज़न हो गया। हिमालय माउंटेन इन द नॉर्थ, ड्यू टू इट्स प्रेजेंट द cold winds coming from Central Asia are not able to reach India। ठीक है, एक मिनट देखिए क्या। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे भी, यहाँ पे साउथ होगा, साउथ इंडिया। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी, अगर आपको यह कंटेंट और यह जो लेक्चर है आपको अच्छा लग रहा है और आपके लिए महत्वपूर्ण अगर लग रहा है, तो प्यारा सा लाइक ज़रूर करेंगे आप मेरे लिए, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं आपके लिए इससे भी अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का कोशिश करूं और एक से बड़े एक चीज़ें देने की कोशिश हम आपको करूं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं इसको। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में क्या है? मानसूनी पवन जो है, हवाएं जो है, इसके कारण समय समय पे अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु चक्रवत पाई जाती है। अब वह ऋतुएं कौन कौन सी है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके पहले हमने आपसे पूछा था, लेकिन कोई ऐसा विद्यार्थी या स्टूडेंट नहीं रहा जो कि इसका आंसर दे सके। बट कोई बात नहीं, मुझे इससे सीधा सीधा दिख रहा है कि कोई भी विद्यार्थी नहीं है जो कि इसको लेकर सीरियस है। देखो, सबसे पहले 1 नंबर पे है शीत ऋतु, दूसरे पे है ग्रीष्म ऋतु, और तीसरे पे है वर्षा, और चतुर्थ पे है शरद। इस ऋतु से एक बात ध्यान में यहाँ रख लो, यह जो शीत ऋतु है यह 15 दिसंबर से 15 मार्च तक है। ग्रीष्म जो ऋतुएं चलती है यह 16 मार्च से 15 जून तक चलती है, और वर्षा ऋतुएं जो है यह 16 जून से लेकर के 15 सितंबर तक चलती है, और यह जो शरद ऋतुएं हैं जो यह 16 सितंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक चलती हैं। तो यहाँ से मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मुझे ऐसा उम्मीद है कि क्लियर हो रहा होगा। द फॉलोइंग फॉर सीजनल्स साइक्लोन आर फाउंड इन इंडिया ड्यू टू मानसून winds changing their direction completely from time to time। ठीक है, वहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है विंटर सीजन, समर सीजन, और रेनी सीजन और ऑटम सीजन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी बातें यहाँ पे मेंशन की गई है। आप खुद ब खुद नोट कर सकते हैं, खुद ब खुद आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं देख करके। ठीक है, बट चलिए
देखते हैं अपने टॉपिक को। और आज हम लोग अपने ज्योग्राफी को कंप्लीट भी करने वाले हैं और नेक्स्ट हम अपने अगले क्लासेस को लेकर भी आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट बातें बताने से पहले छोटी सी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, इस छोटी सी बात को ध्यानपूर्वक आप देखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ भारत की जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यह जो शीत ऋतु है क्या है। यह जो आपका शीत ऋतु है इससे थोड़ी सी रिलेटेड बातें को देख लेते हैं। क्या शीत ऋतु से क्या देखते हैं, शीत जो ऋतुएं हैं हमारी ऋतु, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। ठीक है, कुछ मेजर पॉइंट है, इससे हम लोग पॉइंट जो है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतुओं में वर्षा पश्चिम विमोक्ष या जेठ स्ट्रीम के कारण होती है। राजस्थान में इन वर्षा को मावट कहते हैं। क्या कहते हैं, मावट कहते हैं, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण नहीं है। इतना डीप आपको जाकर आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपके मन में कहीं यह चल रहा होगा कि सर आप पूर्ण चीज़ें नहीं बताते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, जिसके कारण मुझे ये सारी चीज़ें आपके लिए एक्सप्लेन करनी पड़ रही है। ठीक है विद्यार्थी, कोई बात नहीं है। देखिए नेक्स्ट देखेंगे जाड़े के दिन में जनवरी से फरवरी महीने के बीच में तमिलनाडु के तट पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है, जो कि मैं पहले ही इस बात को मेंशन कर चुका हूँ। इसके पहले वाले लेक्चर को आप जाकर रेगुलर, अगर आप सीरियल वाइज लेक्चर नहीं देखते हैं तो विद्यार्थी इसका प्ले लिस्ट बन चुका है, जाकर वहाँ से पढ़िए, इसको देखिए। महत्वपूर्ण है आपके लिए यह सारी चीज़ें, चूँकि मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, कहीं पे इसी के लिए आप पैसा पे करेंगे तो दीजिए, जाकर देखिए सारी चीज़ों को और आप इसको समझिए। ठीक है, समझ रहे हैं मेरे पूरे बातों को? चलिए अच्छी बातें हैं अगर समझ रहे हैं तो। देखिए इसके बाद देखेंगे तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। ग्रीष्म ऋतु जो है असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं से चलती है, जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर एवं बंगला में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी बालसम एवं काफ़ी वर्षों का कहा जाता है, जो कि काफ़ी का कृषि के लिए लाभदायक होता है। असम की फसलों के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत में आम्र वर्षा कहते हैं। इस बात को आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा, इसको समझना होगा और अपने माइंड पटल पे इसको रखना होगा, ताकि आपकी एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न बने तो आप इसे आसानी से कर सकें। ओके, चलिए देखिए यहाँ से अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, और जो कि आपके लिए मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक है अरब सागर की शाखाएं तथा दूसरा है बंगाल की खाड़ी की शाखाएं। अब इन दोनों शाखाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इन दोनों शाखाओं के बारे में हम लोग समझेंगे, और एक सरप्राइज़ भी आने वाला है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, जल्द ही उसका वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ड्यू टू यहाँ पे सारी बातें मेंशन की गई है, आप देख लो। नेक्स्ट देखो, अरब सागर शाखाओं का मानसून सबसे पहले भारत की केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ यह पश्चिम घाट पर्वत से टकरा कर केरल के तटों पर वर्षा करती है। इसे मानसूनी प्रस्फोट कहा जाता है। यह चीज़ें भी मैं मेंशन कर चुका हूँ कि केरल के तटों पे कैसी वर्षाएं होती है, सारी चीज़ें मैं आप विद्यार्थी को बता चुका हूँ। भले ही आप भूल रहे होंगे मेरे बातों को, लेकिन जो रेगुलर हैं और प्रतिदिन इसका रिवीजन कर रहे हैं वह इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब चलिए मौसम के अनुसार देखते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं मौसम के अनुसार देखेंगे हम लोग। क्या चीज़ें, वार्षिक वर्षा का वितरण देखेंगे। क्या है, मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का जो है वितरण देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे वर्षा का मौसम है और समयावधि है और वर्षा है।
देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून में जो है जून से सितंबर में वर्षाएं होती है 73.7% होती है वहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे परवर्तीय मानसून काल जो है इसको कहा जाता है, जो कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर में, ये सभी हमारे भारत में पाए जाते हैं, क्योंकि हम लोग क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, भारत की जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यह जो वर्षा होती है यह होती है 13.3%। ठीक है, आगे चलकर देखेंगे तो पूर्व मानसून काल है जो मार्च से मई महीने के अंदर होती है, और यह 10% ही पाई जाती है, यानी कि 10% ही वर्षा होती है। आगे देखेंगे तो शीत ऋतु या यह जो है शीत ऋतु मानसून जो है यह जनवरी से फरवरी के महीने में होती है, जो कि अब शुरू होगी, अब जब अपना जनवरी आएगा तब, और यह 2.6% ही यहाँ पे वर्षा होती है। तो सबसे ज़्यादा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा, जो कि जून से सितंबर के महीने में होता है। उस समय हम लोग वर्षा का मौसम भी कहते हैं, जो कि आपको सारी बातें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको हर एक पॉइंट कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, तो आप इससे रूबरू ज़रूर होंगे, इसे समझ ज़रूर रहे होंगे मेरे पूरे बात को। तो ये स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा और चीज़ें बता दूं और बता करके आज हम लोग जो है भूगोल को कंप्लीट करें। देखिए तमिलनाडु पश्चिम तट के पर्वतीय वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, यह तो आपको मालूम है। अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में कम वर्षा होता है। रीज़न क्या है, कारण क्या है? यह जो तमिलनाडु जो है पश्चिम तट के पर्वत वृष्ट छाया क्षेत्र में पड़ता है, इसी के कारण यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होता है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा उत्तर पूर्व मानसून के कारण होता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। शरद ऋतु को मानसून प्रवर्तन का काल कहा गया है। क्या कहा गया है? शरद ऋतु को। यह पॉइंट तो नोट करने वाला है विद्यार्थी, यह पॉइंट आपको नोट करने वाला है। यह जो शरद है, शरद, ठीक है, इस देखो शरद ऋतु, ठीक है, शरद जो ऋतु है बाबू, क्या है? शरद ऋतु जो है इसको हम लोग मानसून, ठीक है, क्या? मानसून। ध्यान पूर्वक देखिएगा आप, क्या? मानसून। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन, ठीक है, प्रत्यावर्तन का काल कहते हैं, काल का काल कहते हैं विद्यार्थीगण, इसे जरूर नोट करेंगे इस पॉइंट को। ठीक है, इस पॉइंट को आप जरूर नोट करेंगे, यह इम्पॉर्टेंट है। स्टार पॉइंट लिख करके वन लाइन में यह हो जाएगा। इसे कहा जाता है, इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, और इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्र में मुख्यतः आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा तथा पश्चिम तटीय क्षेत्र में गुजरात में काफ़ी क्षति पहुंचती है। ठीक है, इसके कारण गुजरात और इन सारे क्षेत्रों में काफ़ी क्षति पहुंचती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो है यह जो भारत का जो जलवायु है यह कंप्लीट होता है, और इतना ही आपको जानना है। जो बचेगा हम एमसीक्यू के माध्यम से आपको कराने जा रहे हैं, और या मैं एक छोटा सा प्यारा सा बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इंफॉर्मेशन जो है आपको देने वाला हूँ एक अलग वीडियो के माध्यम से, तो आप ज़रूर देखेंगे। अब जैसे कि हमने कहा था कि आपको हम इसके बारे में भी बताएंगे, प्रमुख जो जलप्रपात हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो चलिए अपने प्रमुख जलप्रपातों को देखते हैं, और देख करके आज के क्लासेस को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो फिर से मैं ये बता दूं कि जो भी विद्यार्थी अगर इंस्टाग्राम पे मुझसे फॉलो करना चाहते हैं, इस आईडी के माध्यम से आप फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। हम लोग इसमें देखेंगे जोगो जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, तीर्थगढ़ जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात, और शिव समुद्र क्या है, शिव समुद्रम जलप्रपात, आंधर जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, और इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं यह सभी देखेंगे। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपके CHS इंट्रेंस एग्जाम्स के लिए क्यों महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है? तो इसीलिए मैं हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक पॉइंट को कवर कराता हूं अपने स्टूडेंट्स को। तो चलिए एक एक करके सभी महत्वपूर्ण जलप्रपातों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जलप्रपात का नाम लिखा है, यहाँ पे उसकी स्थिति लिखी गई है कि कहाँ पे
यह स्थित है और यहाँ पे उसका राज्य का नाम लिखा है और इसकी ऊंचाई के बारे में लिखा है। हर एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करते चलूँगा, अन्यथा आपको अगर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करता हूँ तो आप जा कर के अपनी एग्जामिनेशन हॉल में फंस जाएंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले कुंचित जलप्रपात जो है यह स्थित है वाराही नदी पे। कहाँ पे? वाराही नदी पे। और यह कर्नाटक के राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है बाबू, देखिए इसकी सबसे ज़्यादा ऊंचाई जो है इसकी यह 455 मीटर की है। ठीक है। कुंचिकल जो जलप्रपात है आपके लिए महत्वपूर्ण है। 12 जलप्रपात आपकी भारत में पाए जाते हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण है 12, तो आप चुटकियों में याद कर जाओगे। ये तो मेरे विद्यार्थियों के लिए आम बातें हैं, इतना याद करना। ठीक है, तो याद कर लेना आपको। ठीक है, देखिए दूध सागर जो जलप्रपात है यह मंडावी में है और यह गोवा राज्य में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है बाबू यह 310 मीटर है। क्या है? 310 मीटर। इसको मैं थोड़ा सा और पतला कर लूँ ताकि, हाँ देखिए यह 310 मीटर है। तीसरा आप देखोगे जोग या गरसोपा। जोग या गरसोपा जलप्रपात जो है शरावती नदी पे है। क्या बाबू? शरावती नदी पे है और यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित होने के कारण इसकी ऊंचाई जो है 255 मीटर है। ठीक है, 255 मीटर पे है। थोड़ी सी नुमाइश है, उसको कंप्रोमाइज़ कीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 4 नंबर देखेंगे यन्ना है। यन्ना जो जलप्रपात है यह नर्मदा नदी पे है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी ऊंचाई 183 मीटर है। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है यह कावेरी नदी पे है और यह कर्नाटक में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 90 मीटर है। गोकक जो देखेंगे यह गोकक नदी पे ही है और यह कर्नाटक में है और यह 55 मीटर है। नेक्स्ट देखेंगे पैगारा जो है नीलगिरी क्षेत्र में है और यह तमिलनाडु में है। यह अननोन है कि कितने मीटर की है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप चूलिया। चूलिया है जो चंबल नदी पे है, यह राजस्थान में है और 18 मीटर इसकी ऊंचाई पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे पुनासा, ये जो है चंबल नदी पे है, यह राजस्थान में है और 12 मीटर की इसकी ऊंचाई पाई जाती है। आगे देखेंगे बिहार। बिहार जो जलप्रपात है टोंस नदी पे है और यह राजस्थान में है और यह जो है 100 मीटर की ऊंचाई है इसकी। आगे चलकर देखेंगे 11 नंबर धुआधार जो जलप्रपात है नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में, और 10 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे देखेंगे हुंडरू जो जलप्रपात है स्वर्ण रेखा नदी पे है और यह झारखंड में स्थित है। यह 74 मीटर की है। सबसे ऊंची कुंचिकल जो जलप्रपात है यह 455 मीटर की है और यह कर्नाटक में स्थित है। तो यह सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, आपको इसे याद रखना ही रखना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि सभी ये स्टूडेंट जो हैं इसे याद ज़रूर रखेंगे। तो आज बाबू हमारा जो ज्योग्राफी है वह कंप्लीट होता है। क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस किसके ऊपर लेकर आएँ इसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा। तब तक मैं इंतज़ार करता हूँ कि मेरे बच्चे कि कौन सी क्लासेस कौन से सब्जेक्ट को शुरू करना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं। ऐसे में तो आपको सारी सब्जेक्ट सारे सिलेबस को कवर कराएंगे और आपको करना होगा। लेकिन अब थोड़ी सी इंटरेस्ट की बातें आती है कि आप हिस्ट्री पढ़ोगे या पॉलिटी पढ़ोगे। मुझे कमेंट ज़रूर करना और शाम की क्लासेस को अटेंड ज़रूर करना। तब तक के लिए थैंक यू और सभी बच्चों को जय हिंद, बाय बाय। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में और ऐसा ही नए सब्जेक्ट और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, बाय बाय।